हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा हूँ ना। थैंक यू। चलो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। तो सबसे पहले तो मुबारक हो आप सबको कि आप 10th को पास करके प्रमोट होके 11th क्लास में पहुंच गए हो और आपने साइंस भी ले ली है। हाँ, साइंस लिए तभी तो फिजिक्स पढ़ने आए हो मेरे साथ। चलो तो आज स्टार्ट करेंगे हम 11th की फिजिक्स। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है और आपको बताएगा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स में आप 11th और 12th को मिला के क्या क्या पढ़ोगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपस में क्या रिश्ता है, आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, यूट्यूब की स्क्रीन को फुल स्क्रीन में डाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है व्हाट इज फिजिक्स। पता होना चाहिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स आपके आसपास ही है। ठीक है, फिजिक्स इज नेचर या नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना, जितनी भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं सब फिजिक्स है, सब फिजिक्स है। ठीक है, वो सेब का नीचे गिर जाना, इस मार्कर को छोड़ दूं तो नीचे गिर जाना, मेरा आपको बोलना, आपका मेरी आवाज़ को सुनना, आपका मुझको देखना, ये बल्ब का जलना, ये फैन का चलना, ये हवा का चलना, ये पानी का चलना, ये करंट का चलना, सब कुछ फिजिक्स है। वो अर्थ का घूमना, वो दिन और रात हो जाना, वो सर्दी और गर्मी आ जाना, सब कुछ फिजिक्स है। हर एक चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हो वो हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो कैसे हो रही है, सब कुछ फिजिक्स के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स की एक और डेफिनेशन हो सकती है द लॉज। फिजिक्स इज द लॉज which govern the universe। यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। समझ में आया? तो फिजिक्स के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा या आप कहीं भी किसी अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स आपके आसपास ही है। फिजिक्स को आप फील कर पाओगे अगर आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़ रहे हो। अगर आप फिजिक्स को फील नहीं कर पा रहे तो मतलब आप फिजिक्स को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये तो हो गई गप्पे। अब फिजिक्स जो है वो गप्पों पे चलता नहीं है। ठीक है, फिजिक्स का अगर कोई भी लॉ है तो उसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है। अब जब न्यूटन जी ने कहा कि मेरे ऊपर सेब गिरा और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि नीचे कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि इसको खींच रही है, जो कि ऊपर की तरफ नहीं खींचती, तो साइंटिस्ट को जाके वो ऐसा थोड़ी बोल सकते थे कि यार देखो ये सेब गिरा मतलब नीचे कोई ना कोई चीज है। अब साइंटिस्ट उनसे ये तो पूछेंगे ना कि वो चीज क्या है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है। क्या वो फोर्स हर जगह पे सेम सेम लगती है, क्या वो फोर्स हर चीज पे सेम सेम लगती है। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ा, उनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ा और फिर उन्होंने ये फॉर्मूला दिया ग्रेविटेशन का, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ोगे। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए मैंने समझाया आपको कि फिजिक्स जो है वो मैथ्स के बिना अधूरी है। तो हम करने जा रहे हैं फिजिक्स और मैथ के बीच का रिलेशन। फिजिक्स एंड मैथ्स, इन दोनों का क्या रिश्ता है आपस में, क्या लगते हैं, क्या ये भाई बहन है, क्या ये पति पत्नी है, क्या ये दोस्त दोस्त है, कि क्या है। ठीक है, तो वो देखेंगे फिजिक्स। तो ध्यान में रखो फिजिक्स अधूरी है बिना मैथ्स के। फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनको आपको अगर एक्सप्लेन करना है, उनका प्रूफ देना है, तो आपको मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी होगी। मैथमेटिकल प्रूफ देने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे हर लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यानी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते आप बिना मैथ्स के, और अगर फिजिक्स नहीं होगी तो मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी फिजिक्स मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स का यूज किया जाता है। मैथ्स को फिजिक्स की लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो मैथ्स क्या है, लैंग्वेज है फिजिक्स की।
जो फिजिक्स को समझने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, और एक और चीज बताता हूं, फिजिक्स को कहा जाता है किंग ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस। तो मैथ्स को कहा जाता है क्वीन ऑफ साइंस। अरे वाह भैया, ये तो पति पत्नी निकले, साइंस और मैथ्स, है ना। वो किंग है, ये क्वीन है, तो हाँ सही बात है, पत्नी पत्नी है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक नहीं होगा तो दूसरे का काम नहीं चलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो मैथ्स मर जाएगा तो फिजिक्स विधवा हो जाएगी। चलो छोड़ो। तो अब देखो, आपको पता चल गया कि मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। अरे वाह भैया, ये तो आती है हमको, वेरी गुड। अगर आती है तो अच्छी बात है। 10th क्लास की सारी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले वो सारे आपको आने चाहिए। कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। अब ये क्या भला है डिफरेंशिएशन? टेंशन नहीं लेनी, भैया तुम्हारे साथ, तो फिर डरने की क्या बात। इंटीग्रेशन, ठीक है भैया, आप तो डरा ही जा रहे हो नए नए वर्ड्स लिख के, मैंने बोला नहीं डरना नहीं है। ठीक है, लॉग, एंटी लॉग और ग्राफ्स। देखो बच्चों, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और उस मैथमेटिक्स में भी इन चीजों का सबसे ज्यादा रोल है। ये चीजें आपको आनी ही चाहिए, तभी आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, वरना आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। बहुत मुश्किल हो जाएगी फिजिक्स आपके लिए। याद रखना, अगर आपको आपके कोई सीनियर है, कोई भी आपका बड़ा भाई बहन ये बोलता है कि फिजिक्स बहुत टफ होती है, तो ध्यान में रखना, यानी उसको ये चीजें नहीं आती अच्छे से। तो ये चीजें आपको आनी ही चाहिए। कल से मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं कल से ही, और जिसमें सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री लेके आऊंगा। तो ये 5-6 लेक्चर्स आपको पक्का देखने हैं, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। फिजिक्स मक्खन हो जाएगी आपके लिए अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटी लॉग और ग्राफ्स, अभी तक सिर्फ इनके नाम सुनो, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये ऐसे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते 5-10 मिनट में। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में करवाऊंगा अपनी मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज में, जो कि मैं कल से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो कल पहला लेक्चर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ये आपको आनी चाहिए। स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते मेहनत कर लो, उसके बाद फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। 2-3 हफ्ते जम के मेहनत कर लो, पूरा दम लगा के मेहनत कर लो, फिर फिजिक्स बहुत आसान बना दूंगा मैं, आई प्रॉमिस। भैया पे विश्वास रखो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी आएगी। ये मैथ्स ही है सारा, जो कि हम अगले 5-6 दिनों में करेंगे। तो देखो, ये तो हो गया फिजिक्स और मैथ का आपस में रिलेशन। ठीक है, क्या रिश्ता है दोनों का? पति पत्नी का रिश्ता है, एक के बिना दूसरा अधूरा, तो दूसरे के बिना पहला अधूरा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो अब देखते हैं फिजिक्स या स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब इसका क्या मतलब है कि हमको फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है वो देखेंगे हम, कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 2 टाइप की फिजिक्स होती है, देखो, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स मीन्स पुरानी फिजिक्स। ठीक है, इसको हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक ऐसी चीजें जो सामने आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी चीजें। ये मार्कर आप देख रहे हो, यानी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये गाड़ी आप देख सकते हो, यानी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आएगी। क्या आप फैन को देख सकते हो? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आएगी। मतलब बड़ी चीजें जो होती हैं वो किसके अंदर आएंगी? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर। और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आएंगी मॉडर्न फिजिक्स यानी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर। माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटी छोटी चीजें जो दिखती नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
एटम, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारी किसमें आएंगी? माइक्रोस्कोपिक में। और इसका एक और नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। तो ये सारे एक ही चीज के 3 नाम है। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में बड़ी बड़ी चीजें करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें मेन चीजें जो हैं, जो मेन ब्रांचेस हैं, वो है मैकेनिक्स। इसके अलावा फिर हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके अलावा हम करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आएगा। ठीक है, और फिर करेंगे ऑप्टिक्स। ये मेन ब्रांचेस है फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स की। मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे मोशन के बारे में। मोशन आप 1 डायमेंशनल यानी स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ोगे, और 2 डायमेंशनल यानी प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप पढ़ोगे मेरे साथ बहुत आराम से। उसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के बाद ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं चैप्टर के नाम नहीं लिख रहा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ग्रेविटेशन। उसके बाद हम देखेंगे रोटेशनल मोशन। तो मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है हमने। रोटेशनल मोशन। इसके अलावा हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, इसके अलावा हम करेंगे साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, और हम करेंगे ऑसिलेशंस। ये सारा हम मैकेनिक्स के अंदर कवर करेंगे, और ये हमारा रहेगा क्लास 11 का सबसे बड़ा पार्ट मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आएगा हमारा। थर्मोडायनेमिक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे हीट के बारे में। हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये सब हमको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये मेन चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, डीसी रहेगी। ठीक है, फिर करंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं। ये सब कुछ कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे। तो ये सारा हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे। इसके अलावा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में यानी लाइट की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी? लाइट की स्टडी। इसमें हम करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये तो आप जानते हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हालांकि बहुत डिटेल में आएगा, क्लास 12th में आएगा ये। ठीक है, इसके अलावा हम करेंगे मिरर्स, लेंसेज। ठीक है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप। तो ये सारी चीजें हम ऑप्टिक्स के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करूं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की, तो एटम्स के बारे में करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स के बारे में करेंगे, न्यूट्रॉन्स के बारे में करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में करेंगे। तो देखो, ये सारा सिलेबस आपका फिजिक्स का रहेगा आने वाले 2 सालों के लिए। ये जो 2 चीजें हैं, ये आपको करनी है क्लास 11th में। ठीक है, ये 2 चीजें करनी है आपको क्लास 11th में, और ये आपको करना है क्लास 12th में। तो ये आपका सिलेबस का डिस्कशन रहा, जो भी आपको चीजें फिजिक्स के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो ये 2 चीजें 11th वाले आप नोट कर लीजिए, ये चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2 चीजें हैं
दो प्रोसेसेस होती हैं या दो तरीके होते हैं फिजिक्स को पढ़ने के या फिजिक्स को अप्रोच करने के, वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो देखो अब दो चीजें हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। देखो बच्चों, यूनिफिकेशन का मतलब है किसी एक लॉ या बहुत कम लॉज की मदद से बहुत सारी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देना, यूनिफिकेशन कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा? देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो आप एक्सप्लेन कर सकते हो फॉलिंग ऑफ एप्पल, सेब क्यों नीचे गिरा ऊपर क्यों नहीं गया, फॉलिंग ऑफ एप्पल ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कहां से? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इसके अलावा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये भी आप कहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो? ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ठीक है। तो देखो एक ही लॉ लेकिन तीन चीजें एक्सप्लेन कर गया, तो यानी इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। किसी एक लॉ से या बहुत कम लॉ से बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देना यूनिफिकेशन कहलाता है। तो यूनिफिकेशन की डेफिनेशन अगर लिखूंगा तो इट इज द अप्रोच टू एक्सप्लेन द various phenomenon with the help of very few laws, ठीक है। तो किसी एक लॉ से या बहुत कम लॉ से बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देना यूनिफिकेशन कहलाता है। अब रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म का मतलब किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना रिडक्शनिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी बड़ी मशीन को पढ़ना है तो आप पूरी बड़ी मशीन की फिजिक्स पढ़ने से अच्छा आप क्या करोगे? उसके छोटे छोटे पार्ट्स की फिजिक्स पढ़ोगे और उन छोटे छोटे पार्ट्स की फिजिक्स को पढ़ के आप पूरी एक मशीन के बारे में पढ़ लोगे। फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में जनरेटर पढ़ा था, जो जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, स्लिप रिंग्स होती हैं, ठीक है, आर्मेचर होता है। तो इन सबको अलग अलग से करके कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्लिप रिंग की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, आर्मेचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आप ऐसे करके पूरा का पूरा जनरेटर पढ़ लोगे। तो यही है रिडक्शनिज्म, किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना रिडक्शनिज्म कहलाता है। तो अप्रोच to study a large system by studying its components। समझ में आया? तो ये है रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये थी फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपके लिए मेरी तरफ से। जो भी मैंने यहाँ पे करवाया उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए इस बात पे कि अब जो मैं मैथमेटिकल टूल्स करवाने वाला हूँ कल से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से करना है तो उन लेक्चर्स को पक्का देखिएगा, ठीक है, बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, तभी आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होगी। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।